नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कोरोना कैपिटल, जी हां, ये बात बहुत ज्यादा हद तक ये सच साबित हो रही है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत है। देश में कोरोना से जंग चल रही है। कोरोना की इस जंग में कभी लोग हार जाते हैं तो कभी सिस्टम हार जाता है। जंग जीतने के लिए मकसद तय किया जाता है, लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो लगता है कि हम इस जंग में कहीं पीछे रह गए हैं। दरअसल भारत अब स्पेन को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का 5वां मुल्क बन गया है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के संक्रमण के जो मामले हैं बढ़कर 2,46,000 से ज्यादा हो गए हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई एपी सेंटर बन गए हैं। सवाल ये कि आखिर क्या वजह रही कि मुंबई और दिल्ली कोरोना के कैपिटल्स क्यों बनते जा रहे हैं। आज हम बात कैपिटल्स की ही करेंगे, विशेषकर भारत की राजधानी दिल्ली की और महाराष्ट्र की व्यवसायिक राजधानी मुंबई की, जो अब कोरोना कैपिटल बन चुकी है या फिर बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले 27,000 से ज्यादा हो चले हैं। पिछले कई दिनों से राजधानी में रोज 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और एक दिन ऐसा भी आया था जब सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में आए थे और मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया था। दिल्ली में 1,500 से ज्यादा मामले सामने आए थे, तो और उसी दिन की अगर आंकड़े की बात करें तो मुंबई में 1,200 से ज्यादा मामले सामने आए थे। यानी कि उस दिन 3 जून के आसपास की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले आए थे, तो वहीं अकेले मुंबई में आपको बता दें कि 47,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुंबई की हालत इतनी खराब कैसे हो गई है और देश की राजधानी दिल्ली में इतने मामले कैसे बढ़ रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मुंबई और दिल्ली कोरोना कैपिटल बन गए हैं। इस बात में कहते हुए कोई दुराई नहीं है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये हम आज इसी बात पर और इसी मुद्दे पर इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको 24 घंटे के भीतर का आपको अपडेट बताते हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,971 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा हैं। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक करीब 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। भारत अब स्पेन को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन गया है। तो जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कोरोना कैपिटल्स यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल बहुत दावे कर रहे हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात सामने आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और इस बात को भी स्वीकारते हैं अरविंद केजरीवाल कि आखिरकार ये मामले भले ही बढ़ रहे हैं। इस बात में कहने में कोई दुराय नहीं है, लेकिन ये बात भी कह देते हैं अरविंद केजरीवाल कि आखिरकार आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आखिर ऐसा अरविंद केजरीवाल को क्यों लग रहा है कि आखिरकार क्या दिल्ली का हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत है? लेकिन हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह है कि दिल्ली में भी अब मौत है या फिर मृत्यु दर की बात करें तो लगातार बढ़ रही है। चलिए आपको बता दें कि इस चर्चा में सबसे पहले आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीमा गिल जुड़ी हुई हैं। सीमा गिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर फास्ट पर, बहुत बहुत स्वागत। सीमा गिल जी, जिस तरीके से परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं और सबसे ज्यादा जो प्रभावित बताए जा रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ पर इतने मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आखिरकार आपसे ये जानना चाहते हैं। यस, क्योंकि दोनों ही मेट्रो सिटी हैं। मुंबई को आप कॉमर्शियली कैपिटल भी कहते हैं देश की, और दिल्ली जैसे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा माइग्रेशन नंबर दिल्ली और मुंबई दोनों ही शहरों में है। और दूसरी वजह ये है कि क्योंकि मुंबई में भी जगह की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो एक बहुत मिनिमम जगह पे एवरेज जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपस में बहुत क्लोज एसोसिएशन है एक दूसरे का। जैसे धारवी जैसी जगह है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आप कितना भी चाहें तो भी आप कुछ नहीं कर सकते।
ऐसे दिल्ली में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत छोटी जगहों पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो जब जब आप कम जगह पे ज्यादा लोग रहते हैं तो आप ज्यादा कनेक्ट करते हैं, ना जी। चाहते हुए भी आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पाते, तो फिर नो डाउट उसमें आपको नंबर्स बढ़ेंगे ही। और नंबर्स पहले से ही डाउट था कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहा था सबको प्रॉपर तरीके से, तो नंबर्स उस तरीके से निकलकर सामने नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी दुरुस्त हुई हैं, टेस्ट किट के नंबर्स बढ़े हैं, तो उसके बाद नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली और मेट्रो सिटी में अभी मुझे लगता है कि हमें फिर भी थोड़ा सकारात्मक रूप से इसको सोचना चाहिए कि नंबर भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रॉपर हैं, तो हम फिर भी इससे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये हालात बाकी जगहों पे भी हो जाएगा तो फिर देश के लिए मुश्किल है, क्योंकि मेट्रो सिटी भले ही वो दिल्ली हो, मुंबई हो, वहां पर अभी भी जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज्यादा है। एवरेज पर पर्सन के हिसाब से जो फैसिलिटी है वो भी बाकी पूरे इंडिया भर के मुकाबले में बहुत अच्छी है। तो हमें डरना नहीं है इन सब नंबर से, सिर्फ हमें सचेत होना है और कोशिश करनी है कि किस तरीके से इस नंबर पे हम ब्रेक लगाएं या इस चेन को हम तोड़ें। सीमा गिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम उस हिसाब से तैयार है, या फिर ये केवल चाहे मुख्यमंत्री बात कहें या फिर आम आदमी पार्टी के कई प्रवक्ता या कोई भी प्रतिनिधि है जो बात कहे कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से तैयार है? यह पूरी तरीके से तैयार है अगर आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, क्योंकि कोरोना की लड़ाई को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देख रहे हैं जी। तो अगर आप दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका जैसी कंट्री के मुकाबले में देखेंगे तो वो कहीं भी नहीं हम आते हैं। लेकिन जिस तरीके से जितने नंबर्स हैं, माइग्रेशन जिस तरीके से हर रोज दिल्ली में आता था और वो नंबर धीरे धीरे बढ़ते गया, उस हिसाब से जो एवरेज पर पर्सन के हिसाब से फैसिलिटी होनी चाहिए उसमें भी उस तरीके से ग्राफ नहीं उठा है, क्योंकि हमारी जो मेडिकल बजट में जो मेडिकल के लिए जो शेयर होता है वो बहुत मिनिमम होता है। तो उस हिसाब से जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी में डेवलप होना चाहिए था, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडमिशन नहीं जिनको मिल पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनको हॉस्पिटल में फैसिलिटी उस तरह की नहीं मिल पा रही है जिस तरीके से वो चाहते हैं। और फिर उसके साथ साथ जो मेडिकल सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन है, क्योंकि पूरा कॉमर्शियल एस्पेक्ट एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा है, तो उस तरीके से अगर पूरे चीजों को अगर डिफरेंटली आप एनालाइज करते हैं तो यस मैं यही कहूंगी कि अभी बहुत सारी खामियां हैं। हमको सिर्फ पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, हमको सोचने की जरूरत है और जहाँ पर कुछ कमियां हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। चलिए, आपको बता दें कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लोकेश भिवानी भी जुड़ चुके हैं। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी लोकेश जी, जिस तरीके से आप दिल्ली में स्थिति देख रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 27,000 से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि मामले बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। तो ये बात अरविंद केजरीवाल इतना आश्वस्त होकर कैसे कह सकते हैं? या फिर दिल्ली में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली कोरोना कैपिटल बन गई है और दिल्ली सरकार उसको पार पाने में, कोरोना से जंग लड़ने के लिए नाकाम साबित हो रही है? यस, सबसे पहले तो हम जब इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इस बात को भी देखें कि ये अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है। जैसा कि साथी ने बताया, ये दिल्ली की, हरियाणा की या किसी एक स्टेट की लड़ाई नहीं है कोरोना के खिलाफ में। और जब हम हॉस्पिटलिटी की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, सुविधाओं की बात करें, तो दिल्ली में मेरे को लगता है कि सबसे बेहतर सुविधाएं हैं देश में। और उसके बावजूद भी अगर केस बढ़ रहे हैं तो ये पूरी दुनिया का विषय है। ये हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली कैपिटल बना है। उसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा 9500 बेड हैं आज भी। इस हिसाब से इस बात को ध्यान में रखते हुए सीएम साहब ने ये कहा था कि हम तैयार हैं उसके लिए, हम उन चीजों के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी केस बढ़ रहे हैं तो फिर ये पूरे विश्व का मामला है। हम इसे, ये आपने कहा कि दिल्ली कैपिटल बन रहा है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये पूरा देश में ही समस्या है। हमें एक साथ मिलकर के इस बात के लिए लड़ना है। हमें बात करना है कि जो माइग्रेट मजदूर हैं उनके लिए क्या है। हमें सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बात करनी होगी, हमें पीपीटी किट की बात करनी होगी, हमें मास्क का प्रोड्यूस कैसे हो रहा है उस पर बात करनी होगी। सर, मामला तो गंभीर तब ज्यादा हो जाता है ना जब दिल्ली मुंबई को भी पीछे छोड़ देती है एक दिन में, जब मामले सामने आते हैं।
दिल्ली में 1500 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जबकि मुंबई में आपको ये 2 से 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, आप आंकड़ा उठाकर देख सकते हैं। 1500 से ज्यादा मामले दिल्ली में आए, मुंबई में जबकि 1200 से थे। तो क्या मान लिया जाए इसको लेकर, किस दृष्टिकोण से देखें हम इसे? दिल्ली पूरे देश का ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, और रिकवरी की भी अगर बात करें तो काफी पॉजिटिव रिकवरी है। और ये अभी मैं भिवानी का हूँ, हरियाणा का, तो भिवानी से अगर देखा जाए तो हर रोज ही 10 से 15 नए केस आ रहे हैं। उसे पूरे स्टेट में चर्चा का विषय है। तो ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भिवानी हरियाणा की राजधानी बना हुआ है। तो हम ये देश की अगर बात करें तो दिल्ली पे बात हम नहीं थोप नहीं सकते कि ये सरकार का फेलियर, अगर हम इसे सिर्फ और सिर्फ सरकार का फेलियर कहें तो ये एक राजनीतिक द्वेषपूर्ण बात होगी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये पूरे देश का चाहिए। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बेकार हैं। उस गुजरात मॉडल को लेकर के केंद्र सरकार बात कर रही है। और जब केंद्र सरकार की बात है तो आप ये सवाल भी, अगर बीजेपी के साथी इसमें मौजूद हैं, तो ये सवाल भी पूछिए कि जो कोरोना राहत फंड है उसमें से दिल्ली को कितना मिला है। चलिए, बिल्कुल, ये तो खुद बात मनीष सिसोदिया भी कह चुके हैं कि जो अच्छा, ये बताइए कि आप समन्वय स्थापित किस तरीके से कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ? क्या कोऑर्डिनेशन शुरुआत से लेकर अब तक वैसा ही चल रहा है या फिर कुछ बीच में देखने को मिल रहा है अनबन? जिसमें ऐसा है कि जब पहला लॉकडाउन हमारा हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किया था, मोदी जी ने, सबसे पहले अगर किसी ने कहा था तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी कि हम केंद्र के साथ बिल्कुल इस मामले में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये जो विपदा हमारे देश के, हमारे वर्ल्ड के सामने आई है, इसमें हम हर तरीके से कोलैबोरेट करेंगे। और हमने किया। उन्होंने, केंद्र ने कहा कि इतने बजे से इतने बजे तक दुकानें खुलेंगी, वो हमने माना, हमने हर चीजें मानी। लेकिन अब कुछ टाइम पहले से अगर हम केंद्र की तरफ से हमारा सहयोग देखें तो वो जीरो है। ना कोई सुविधाएं हमें दी जा रही है, ना ही कोई बजट हमें दिया जा रहा है जिसको हम यूज करके लोगों के लिए काम कर सकें। तो इसमें फिर केंद्र के साथ की बात होती है कि हम कहाँ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। केंद्र समन्वय स्थापित नहीं कर रहा है। हम बिल्कुल पहल भी किए और आगे भी हम अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। चलिए लोकेश जी, मेरा एक और सवाल है आपसे हेल्थ सिस्टम को लेकर दिल्ली के, कि आखिरकार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इसका सीधा जो बोझ है वो अस्पतालों पर पड़ता है। क्या दिल्ली के अस्पताल उस हिसाब से उतने तैयार हैं? क्या रणनीति दिल्ली सरकार बनाकर चल रही है आगामी समय के लिए? जी, यस जी, दिल्ली की जो हॉस्पिटल की बात है, तो पिछले जब से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है, पूरे वर्ल्ड में और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबसे बेहतर लोगों में से गिने जा रहे हैं। अब कोरोना की अगर हम बात करें तो बेड भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद एक नई चीज में इसमें ऐड आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि एक मोबाइल वैन बनाई गई है जो मोहल्लों में जाकर के लोगों के टेस्ट कर रही है कि किसी मोहल्ले में कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। उसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने एक कोरोना ऐप लॉन्च किया है 3 दिन पहले। उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितना बेड खाली है, किस हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई दिक्कत है, आप इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल घूम रहे हो, रास्ते में ही भगवान ना करे कि मौत हो जाए कोई, तो उससे बचने के लिए हमने एक कोरोना ऐप लॉन्च किया है। और इन सारी चीजों में दिल्ली पूरे देश में कहीं ना कहीं ऊपर है। चलिए ठीक, सीधा चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार सीमा गिल जी के पास। सीमा गिल जी, आप इस बात से कितना सहमत है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि जो दिल्ली की व्यवस्थाएं हैं दिल्ली वासियों को सबसे पहले मिलनी चाहिए? देखिए, ये मेरे हिसाब से पॉलिटिकली स्टेटमेंट है जी। और किसी भी मुख्यमंत्री को जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो आपको थोड़ा बड़ा दिल करके रखना होता है, क्योंकि जो पूरा हिंदुस्तान एक है। ठीक है, हम फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, आप दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिल्ली की सत्ता को एंजॉय कर रहे हैं, तो बाकी तमाम जो लोग हैं वो हिंदुस्तान का ही एक अहम हिस्सा है। और आप ये भूल जाते हैं कि दिल्ली ना चाहते हुए भी दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से आपको बहुत सारा फंड ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से पूर्ण राज्य नहीं है। केंद्र का बजट भी दिल्ली पर लगता है। जैसे एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं आप ही को मिल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दिल्ली के लोगों के, क्योंकि ऑल इंडिया मेडिकल तो फिर पूरे हिंदुस्तान का है, फिर उसमें से दिल्ली के लोगों को जो फैसिलिटी मिल रही है कम से कम उसके बराबर तो बाकी स्टेट से जो आए हुए लोग हैं उनको उस हिस्से में से निकाल के दे सकते हैं। बट मैं फिर भी इसको ऐसे नहीं लेती। मुझे लगता है कि हमें
कोई भी जब परिस्थितियां बहुत खराब हों और आम आदमी रोजमर्रा की जरूरतों से और अपनी जिंदगी से लड़ रहा हो, तो उस वक्त हमारे दिल बड़ा करके नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने चाहिए। और अरविंद जी से हम जैसे लोग उम्मीद करते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, IRS रहे हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज को एंजॉय किया है, तो उनको पता है कि पॉलिटिकली सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर सकता है। हमें ज्यादा उम्मीद थी कि दिल्ली में और ज्यादा अच्छे तरीके से साइंटिफिक अप्रोच के साथ में चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। उसमें अकेली दिल्ली के CM की गलती नहीं रही, क्योंकि उसमें NCD भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और भी बहुत सारी तरह की तमाम दिक्कतें थे। हमें इसको बड़ा दिल करके डिस्कस करने की जरूरत है। जब आप कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि देश की दिल्ली की जनता इनसिक्योर फील ना करे या फाइट करने के लिए मोरली तैयार हो, तो हम उसको सही लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आंकड़े छिपाने के लिए या अपनी कमियों को ढकने के लिए अगर ये बात बोलेंगे, तो फिर इसका मतलब बहुत गलत निकलता है। तो आपको सिस्टम के साथ भी ट्रांसपेरेंट रहना है, जनता के साथ भी ट्रांसपेरेंट रहना, और अपनी अकाउंटेबिलिटी को सेट करना है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करेंगे, तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। लोकेश जी अभी बोल रहे थे, मैं सुन रही थी उनको, तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे कि हमारी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं जिनके नाम पे उन्होंने पूरा इलेक्शन कैंपेन लड़ा है, एजुकेशन और हेल्थ। और अगर एजुकेशन और हेल्थ में से अगर हेल्थ पे भी आप अपने हाथों को छोटा दिखाएंगे कि हमारे पास फंड नहीं है, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपका पूरा कैंपेन ही रिवर्स मोड में चला जाता है। तो आप ऐसे मत कहिए, जनता को ये भरोसा दिलाइए कि दिल्ली सरकार के पास पैसा है और नियत भी है। हम सब लोग मिलकर दिल्ली के वासियों के लिए बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे, तब मुझे लगता है कि हाँ, ये सच में कोरोना के लिए हम पॉजिटिव वे में लड़ रहे हैं। और हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप क्रिटिसाइज करके सरकार को या किसी एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ पे पड़ने वाला है। अगर दिल्ली में नंबर्स बढ़ते हैं, तो दिल्ली में बैठा हुआ हर व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उसका शिकार हो सकता है, उसका परिवार कभी भी उसका शिकार हो सकता है। तो हम सबको राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टी पक्ष से ऊपर उठ के एक कॉमन लेमैन की तरह सोचना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ सकते हैं। लोकेश जी, दिल छोटा है आम आदमी पार्टी का, परिस्थितियों के हिसाब से बदल रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि वही दिल्ली है जहां पर बिहार से, यूपी से जो व्यक्ति है, जो मजदूर है, वो 500 रुपए की टिकट कराकर अपना इलाज कराने आता है। अब परिस्थितियों के हिसाब से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था इतनी है कि यहाँ पर केवल दिल्ली वासियों को फायदा मिले इस चीज का। दिल छोटा हो गया आम आदमी पार्टी का। सर, दिल छोटा नहीं हुआ, दिल्ली हमेशा ही दिल वालों की रही है और रहेगी। और दिल्ली के अगर लोगों की बात की जाए, दिल्ली के रहने वाले लोगों की बात की जाए, तो दिल्ली के लोग कोई दिल्ली के लोग नहीं है, वो पूरे देश से अलग अलग राज्यों से आते हैं और वो एक साथ रह रहे हैं, इसीलिए दिल्ली दिल वालों की कहा जाता है। और अगर सुविधाओं की बात करें या फिर ये जो बंद किया गया इसकी बात करें, तो ये इसलिए किया गया कि एक समय के लिए, क्योंकि हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं, ये बात सब जानते हैं कि सीमित है। और उसके बाद सबसे पहले जो जिम्मेदारी किसी भी राज्य के प्रतिनिधि की बनती है, वो अपने राज्य के लोगों के प्रति बनती है। तो सबसे पहले अगर किसी को हम दिल्ली सरकार देखेगी, तो वह अपने लोगों को, जो दिल्ली के लोग हैं उनको देखेगी। उसके बाद फिर जगह है तो फिर बाहर के लोगों को, बाहर के मतलब कि हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं उनके लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। उसके लिए हमने सलाह मांगी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने एक नंबर जारी किया था 1031 और कई सारे मेल हमने जारी किए थे कि आप हमें सुझाव दीजिए कि क्या करना है। तो आज शाम को, कल हम उस चीज को लागू भी करने जा रहे हैं कि आगे कैसे चीजें रहेंगी। लेकिन ये जो बात है कि राजनीतिक रूप से अगर इसको देखा जाए, तो केंद्र सरकार की तरफ से ये जब बात दिल्ली को बंद करने की है, तो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री साहब ने तो रास्ते खुदवा दिए थे कि दिल्ली का रास्ता बंद करना है। तो उस टाइम राजनीति वो थी। राजनीति ये नहीं है कि हम अपने भाइयों के लिए हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग कोरोना से बचें और पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये जो विपदाई है उसको हम एक साथ घरों में रह करके, सोशल डिस्टेंसिंग को कर करके इसको सामना करें और इसको खत्म करें। चलिए, ठीक है। सीमा गिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चौंकाने वाला एक आंकड़ा है, ये न केवल दिल्ली सरकार की बात है, न केवल महाराष्ट्र की बात है, बल्कि पूरे देश की बात है और केंद्र सरकार के लिए खास तौर पर ध्यान रखने वाली बात है कि 24 घंटे में हमने 2 मुल्क, स्पेन और इटली, उनको हमने पीछे छोड़ दिया है। हम 5वें नंबर पर आ गए सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्कों में। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर क्या रणनीति के तहत, सही रणनीति के तहत कोरोना से निपटने के प्रयास नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जो रियायतें दी गई हैं वो इस पर भारी पड़ रही हैं?
यस, दोनों ही तरीके हैं। एक तो जो हमारे जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो अभी भी कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम में गायब है। एक ऑटोमेटिकली जो सिस्टम अप्रोच होती है उसमें ये होता है कि सिस्टम बड़ा होता है और काम अपने आप होते हैं, एक पैरामीटर सेट हो जाते हैं, गाइडलाइन सेट हो जाते हैं, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण ये व्यवस्था थोड़ी सी इस तरह की है कि आप सिस्टम ओरिएंटेड ना होके व्यक्ति ओरिएंटेड या पार्टी ओरिएंटेड या सरकार ओरिएंटेड हो जाता है, तो सिस्टम छोटा हो जाता है और इंडिविजुअल बड़ा हो जाता है, तो फिर आउटपुट उस तरह के नहीं आ पाते जिस तरह के आने चाहिए। यही सब कोरोना में भी हुआ है। एक तो आप देखेंगे कि जब कोई भी गाइडलाइंस आई है, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5 आया, तो आप देखेंगे कि केंद्र कुछ बोल रहा है, राज्य सरकारें कुछ बोल रही हैं, जो बीजेपी शासित प्रदेश के सरकार है वो कुछ बोल रही है, जो कांग्रेस शासित सरकार है वो कुछ और बोल रहे हैं। तो वो जो तालमेल होना चाहिए सरकारों के बीच में, जिस तरीके की राजनीति हुई, जिस तरीके से लोग बाहर निकल के आए एक साथ झुंड में, उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, मोटिवेशन मोबिलाइजेशन हो रहा था कई कई जगहों पे, तो वो सब के ये नतीजे हैं कि नंबर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लॉकडाउन फर्स्ट अप्लाई होता, उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस बनते और उस गाइडलाइंस का एग्जीक्यूशन उस तरीके से होता, तो हम इस नंबर से बच सकते थे। लेकिन अभी ये हालात है कि नंबर तो बढ़ गए हैं। अब हमारा काम क्या होता है कि हम इससे कैसे लड़ें। लड़ने के लिए हमें जो पिछले 2-2.5 महीने में जितने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का डेवलप होना चाहिए था, उस हिसाब से अभी भी कम है। उस पर और काम होना चाहिए और जल्दी काम होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कोई भी प्लान जब करते हैं तो वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं होता, टाइम ओरिएंटेड नहीं होता। तो जब तक आप टारगेट ओरिएंटेड और टाइम ओरिएंटेड प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं पाएंगे। प्लान में भी आपके पास प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। प्लान ए अगर फेल होता है तो प्लान बी अप्लाई होता है, प्लान बी फेल होता है तो प्लान सी अप्लाई होता है। लेकिन हमारे उस तरह के प्लानिंग्स नहीं है। आप यूरोप में देखेंगे, इटली जैसी कंट्री में जिस तरीके की हालात थे, उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को रखा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जनता की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब सरकार कोई सिस्टम लागू करती है, कोई नई गाइडलाइंस लेके आती है, तो आपकी जनता की समझ कितनी है, वो कितनी समझदारी से उन सबको इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे आप देखेंगे कि ढपली बजाने वाला बात था या दिया जलाने वाला बात था, तो लोग सड़कों पे आ गए। आपने उस मैसेज के अपने तरीके से इंटरप्रेट किया और उसको अपने तरीके से इम्प्लीमेंट किया। तो जब आपका विवेक शून्य होता है, आपके अंदर विजडम डेवलपमेंट को उस तरीके से काम नहीं होता, तो आपकी जो जनता है उसको उस तरीके से नहीं एनालाइज कर पाती। इसलिए दोनों तरफ से चूक हुई है। और अभी जनता को, क्योंकि एक टाइम में, इतने छोटे टाइम में उनको सुधारना, उनको सारी चीजें बताना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है सिस्टम को ज्यादा दुरुस्त होने की जरूरत है। वो गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और अगर ऑब्जर्व करें कहीं पर कहीं कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे अभी इन लोगों ने बात की है कि मॉल खोलने की बात हो गई है, बाकी तमाम तरह की चीजें खोलने की बात हो गई है, तो आप खोल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यार ऐसे नहीं तो वैसे मरेंगे लोग, भूख से मर जाएंगे। तो बेटर है कि आपको युद्ध के लिए मैदान में उतरना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप उतर रहे हैं तो आप अपने सारे हथियार तैयार कीजिए, अपनी सारी टीम तैयार कीजिए, सेनापति को आप पोजीशन दीजिए और उनको बोलिए कि आप लीड कीजिए। हमारे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस है वो लीड नहीं करते हैं, वो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, लड़ने का काम कर रहे हैं। आप लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर पैदा कीजिए, आप आगे बढ़िए और जनता को बोलिए कि आप हमारे साथ चलिए। उसको इधर उधर आपको देखना भी पड़ेगा कि कहीं चूक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं रास्ता तो नहीं भटक रहे हैं। तो पूरा सिस्टम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है कि अगर आप जो छूट दे रहे हैं उस छूट का इम्प्लीमेंटेशन जहां जहां पर हो रहा है, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका अच्छी नियत के साथ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो फिर वो जो लाल फीता शाही वाली जो है ना, कि आप अंडर टेबल सेटिंग्स करेंगे और आपको पता चलेगा कि कोरोना कहाँ कहाँ फैल गया, वो जब तक पता चलेगा तब सीमा गिल जी, कोऑर्डिनेशन की बात तो समझ में आती है, लेकिन हैरान और परेशान कर देने वाली बात तो ये समझ में आती है कि आखिरकार जब हमारी सरकारें जब हेल्थ जो अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं करती हैं, उसका बजट नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि पहले की तुलना में घटा देती हैं, तो और ज्यादा ये जो चीज है और भारी पड़ जाती है। इस महामारी को देख लीजिए कि हमारे हेल्थ सिस्टम को इतना दुरुस्त होना चाहिए था पहले की तरह, और जबकि सरकारें हेल्थ पर इतना ज्यादा जोर नहीं देती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी सामने आता है बाकी देशों की तुलना में। बिल्कुल। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि ये हमारा राइट टू हेल्थ, राइट टू जी बिल्कुल, फूड, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे बेसिक मौलिक अधिकार की तरह हम इसको, जब राइट टू लग जाता है किसी के साथ में, तो इसका मतलब इसे कंपलसरी फॉर एवरीवन।
जब आप कंपलसरी किसी को हेल्थ सर्विसेज के लिए कह रहे हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, तो फिर अगर इंडिविजुअल किसी को हेल्प की जरूरत है तो फिर अगर उसको नहीं मिल रही है तो फिर मुकदमा किस पे चलना चाहिए। ये जो अकाउंटेबिलिटी है, सरकारों की भी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। अगर कोई किसी चीज के लिए आप कमिटमेंट कर रहे हैं, ऑन पेपर कमिटमेंट कर रहे हैं, आप राइट टू हेल्थ अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अलग होता है। अगर आप अपने नागरिकों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं दे सकते तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। बिल्कुल। और जब तक आप ये मानेंगे नहीं तब तक आप उसको उसमें सुधार नहीं करेंगे। तो पहली शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि सरकारों को खुल के बड़ा दिल करके आगे आके ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमसे चूक हुई है, हमें एजुकेशन और हेल्थ जैसे इश्यूज पे अपने बजट को बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के देश में आपके पास अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है तो आप कोरोना जैसी आफत अगर आपके सर पे आके बैठ गई है तो आप उससे कैसे लड़ेंगे। बिल्कुल। सीमा गिल जी, एक सवाल आपसे है, दोबारा से है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं विशेष तौर पर, फिर दोबारा से इसी सवाल को मैं लोकेश जी से पूछूंगा। आपके नजरिए में बड़ा गंभीर सवाल पूछने जा रहा हूं कि क्या सरकारें जो मौत का जो आंकड़ा होता है क्या वो छुपा सकती हैं? बहुत से आरोप लगते हैं इसको लेकर। मैं आपके नजरिए से जानना चाहता हूं, भले आपका जो दायरा है मुझे पता है, इसे बड़ा गंभीर सवाल है, आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? सीमा गिल जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सीमा गिल जी, सवाल ये है, बहुत गंभीर सवाल है जी, आपने जी बिल्कुल जी बोलिए। मैं जवाब दे रही हूँ। ऐसे मैं ये कह रही हूँ कि 20 साल जब आप जर्नलिज्म में होते हैं तो आप सिस्टम को अंदर तक जान चुके होते हैं जी। ये बार कई बार हमारी लिमिटेशन होती है क्योंकि बिना आंकड़ों के हम कोई चीज बोल नहीं सकते। तथ्यों को रखने के लिए आपको तथ्य सामने रखने होते हैं चीजों को रखने के लिए। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर सरकार चाहे तो काला और सफेद दोनों में से कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सत्ता में जो लोग होते हैं उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं सच्चाई को छिपाने में और सच्चाई को दिखाने में, दोनों में वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब उनकी नियत पे डिपेंड करता है कि आपका जो मुखिया है देश का या राज्य का, वो किस नियत के साथ आपके सामने आया है। वो आपको दिखाना चाहता है या तथ्यों को बचाना चाहता है, छिपाना चाहता है। और ये सरकार की कैपेसिटी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑफिशियली उस तरह के रिकॉर्ड है नहीं तो मैं उससे नहीं बात कर सकती। बट हाँ, हमेशा दिमाग में सवाल भी आते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होती है सूत्रों के हवाले से। जब खबरें सुनते हैं तो थोड़ा पता होता है कि अंडर टेबल क्या हो रहे हैं चीजें। बिल्कुल। बट मुझे ऐसे लगता है कि इन सब पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ज्यादा नकारात्मक चीजों को डिस्कस करने से बेटर है कि, क्योंकि ये हम सब की लड़ाई है, सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं है। इसमें नुकसान एक आम आदमी का ज्यादा है क्योंकि वही सड़क पे उतर रहा है। मेरे जैसा आदमी हर रोज जो मीडिया में है, हम लोग रोड पे उतर के रिपोर्टिंग करते हैं और बाकी चीजें करते हैं, तो हम ज्यादा पिसेंगे। तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां पर किसी भी तरीके से, मुझे लगता है, आम आदमी की, जनता की सिस्टम में विश्वास बना रहे। क्योंकि अगर विश्वास गड़बड़ाएगा ना तो बहुत सारी दूसरी चीजें शुरू हो जाएंगी। एक अराजकता आदमी के मन में आ सकती है। तो हमें लगता है कि हमें थोड़ा सकारात्मक रूप से चीजों को सोचना चाहिए और सोल्यूशन निकालने में बिलीव करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल। चलिए ठीक। लोकेश जी, आपसे मेरा ये सवाल है, अरविंद केजरीवाल शुरुआत से लेकर अब तक इन सवालों से घिरी रही है। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने कहा कि आप मौत का आंकड़ा छुपा रहे हैं। इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण है आपके पास, क्या जवाब है इसको लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक संस्थान ने इसी को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी, नाम नहीं लूंगा संस्थान का, लेकिन एक ग्राउंड रिपोर्ट की गई। कुछ दिन पहले की बात है जब दिल्ली में तकरीबन 300 से लेकर 500 मौत हुई थी और उस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही थी कि 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। तो सवाल दिल्ली सरकार पर खड़े हो रहे हैं, क्या दिल्ली सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है? ये बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को, दिल्ली वासियों को और जितने भी जो लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। हालांकि इसको लेकर जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात को लेकर बात सामने रख दी थी, स्पष्टीकरण किया था। आपसे मैं जानना चाहता हूँ इसमें जी, यस जी, मैं ये बात कहूंगा कि जब बीजेपी के लोग अगर ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली सरकार आंकड़े छुपा रही है जी, तो मैं ये बात पूरे सब लोगों को कहना भी चाहूंगा कि पूरे देश की जो मुख्य एजेंसी है वो बिल्कुल समय समय पर दिल्ली सरकार पर अलग अलग तरह से जांच करती रही हैं, आंकड़ों की भी, बाकी सारी चीजों की भी जांच करती रही हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ एजेंसियों ने नहीं कहा है
ये बीजेपी के अगर लोग कह रहे हैं वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई एजेंसी बात कह रही है फैक्ट के साथ तो अलग बात है, और कोई भी प्रवक्ता, कोई भी बीजेपी का नेता अगर ये बात कर रहा है तो वो दूसरी बात है। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें आंकड़ों की जब हम बात करें तो हम डॉक्यूमेंट के साथ बात करें। उसके बाद जब हम आंकड़ों को छुपाने की बात करते हैं तो ये मैं पार्टी से हटकर अगर बात करूं तो भी यही बात है कि अगर डॉक्यूमेंट की अगर हम साथ बात करेंगे तो हमें बहुत कम कमियां दिखेंगी, लेकिन हम ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करें इस बारे में, और अगर पूरा देश के अभी तक पीछे की भी सरकारों को देखते आए तो हम ये साथी सीमा जी ने अगर ये जो बात कही है मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकारें आंकड़े छुपाते रही हैं। ये बात पूरे देश की सरकारों की, ये बात पूरे वर्ल्ड की सरकारों की है, आंकड़ों का ही खेल चल रहा है। तो इसमें सुधार की जरूरत है और इस पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। लोकेश जी, आप अपनी सरकार के लिए भी मानते हैं कि दिल्ली सरकार आंकड़े छुपा रही है? सर, मैं दिल्ली सरकार की बात कर चुका हूं कि दिल्ली सरकार की जब अगर कोई बीजेपी के लोग अगर इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो वो फिर अपनी जो सरकार में है, बीजेपी केंद्र में है, एजेंसी के फैक्ट्स के साथ आगे आए, और कोई एजेंसी ये बात कहे, कोई संस्था ये बात कहे तो फिर हम इस पर बात करें। चलिए ठीक है। लोकेश जी, आपसे एक और सवाल है, ये सभी सोशल मीडिया यूजर्स का सवाल है आपसे। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और इसको लेकर बहुत से मीम भी बन रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जब दिल्ली सरकार कहती है कि हम 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, और फिर जब बात सामने आती है, सत्य यह है, जमीनी हकीकत यह है कि दिल्ली सरकार तो ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए मजदूरों को अपने उनके गृह राज्य भेज चुकी है, तो 10 लाख मजदूर कहां से आ गए? ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर कुछ बात कहिए। सभी सोशल मीडिया यूजर्स के लिए ये सवाल है, आपका उत्तर जानना चाहते हैं। की बात है तो ये उन मजदूरों की भी बात है जो जिनकी मिनिमम जो इनकम है, जैसे रेडी वाले थे। मैंने एक बार एक रात को पूरा दिल्ली में घूमा था काफी टाइम पहले, 2-3 साल पहले, तो उस टाइम ये सामने आया था कि जो लोग अपने जूते साफ करने वाले लोग हैं, जो मोची का काम करते हैं, जो रेडी चलाने का काम करते हैं, जो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, ये मुझे हमेशा ही सड़कों पर सोते मिले थे। और या फिर जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, जो घर बनाए गए हैं, वहां पर सरकार की तरफ से वहां रह रहे हैं। तो ये उन लोगों को काउंट करने की बात है। और बाकी जो प्रवासी जो मजदूर हैं, जो अब भी किराए के घर में कहीं पे रह रहे हैं और उनको मिनिमम उनकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, उन पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। ये उन आंकड़ों को इकट्ठा करके करने की बात है, ना कि ये कि जो भेज दिए वो भेज दिए। उसके बाद भी दिल्ली बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सारे लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं, मजदूरी भी करते हैं, परमानेंट रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं। सीमा गिल जी, आपके पास 20 सेकंड में आपसे एक जवाब जानना चाहता हूं कि खुद रणदीप गुलेरिया जी बहुत बार कह चुके हैं कि जो कोरोना का जो पीक है वो आने वाले 2 से 3 महीने के लिए और ज्यादा बढ़ सकता है। उसमें इस बात से कितना सहमत है आप? 20 सेकंड में मैम उत्तर बताइएगा। क्योंकि सब उम्मीद लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ऐसा कि क्योंकि ह्यूमिडिटी आपके जो रेनी सीजन है उसमें बहुत ज्यादा होती है और वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वैसे ही बढ़ जाता है रेनी सीजन में, तो ये भी वायरल इन्फेक्शन है, तो आप इसका सोच सकते हैं कि बढ़ने के चांस है। क्योंकि जब ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है तो उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, लोग ज्यादा पास में रहते हैं, क्योंकि अभी तो आप खुले में घूम सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, तो बढ़ने के चांसेस है, नो डाउट। मुझे लगता है जुलाई में नंबर बहुत बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, आपका भी, सीमा गिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 10,000 के करीब मामले आ चुके हैं, और सवाल ये भी है कि आखिरकार महाराष्ट्र की व्यावसायिक राजधानी मुंबई कोरोना कैपिटल बनती जा रही है और देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना कैपिटल बनती जा रही है। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।